हेलो स्मार्ट एस्पिरेंट। तो फाइनली आप लोगों की डिमांड पे आंसर राइटिंग को कैसे सेल्फ एवेल्युएट करें उसकी वीडियो लेकर आ गया हूँ। आप सभी लोग बहुत सारे इशू फेस कर रहे थे कि आखिर जो है हम लोग महंगी महंगी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो आखिर हम लोग को या माइंड में ना कई बार फोमो क्रिएट हो जाता है। तो आखिर हम लोग क्या सॉल्यूशन देखें? जो पीयर रिव्यू करते हैं, जो ग्रुप में हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं, उसमें अच्छे से जो है हमें फीडबैक नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ना एक फोमो क्रिएट हो जाता है कि आखिर वो क्या क्राइटेरिया हैं, आखिर एग्जामिनर हमारे आंसर से क्या एक्सपेक्टेशन रखता है। वो सारी चीज़ जो है हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ये जो हमारा आंसर राइटिंग जो हैक वाला सीरीज़ चल रहा है, ये हमारी पावर ऑफ थीम का पार्ट है। जो पावर ऑफ थीम आप प्लेलिस्ट देख लेंगे, वहाँ पर हम लोग सारी थीम कवर करते हैं। जो रिपीटेड थीम है यूपीएससी की, वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। और ये सारी चीज़ जो आपको दिख रही है ना, ये आपको हमारे पावर ऑफ थीम में दिख जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो हम लोग को सेल्फ एवेल्यूशन करते टाइम हम लोग फेस करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको पता नहीं होता है कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। जो लोग न्यू हैं, बिगिनर हैं, उन लोग को पता नहीं रहता है कि आखिर हम लोग को किस तरीके से जो है एग्जामिनर डिमांड करता है। तो ये तो पता नहीं होता है। प्रोग्रेस जो है हम लोग देख नहीं पाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग पीयर रिव्यू में डालते हैं तो हम लोग डिपेंड हो जाते हैं कि कोई और सामने वाला हम लोग को फीडबैक दे। तो हम लोग ना अपनी प्रोग्रेस को देख नहीं पाते हैं, बस आंसर लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं। और क्या होता है कि कई बार ना हमारे कुछ जो बायसनेस होता है हमारे सोच विचार में। और बार बार फेल होने के बाद भी क्या होता है कि मन में जो है ना एक इनर्शिया डेवलप हो जाता है कि यार इतना फेल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है एक सेल्फ डाउट हो जाता है कि हम लोग कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारी आंसर राइटिंग है ना, वो मेनी टाइम ना डिले हो जाती है। पीयर रिव्यू में क्या होता है कि जो ग्रुप है उसका भी कई बार बायसनेस होता है। उनके अपने पर्सनल थॉट होते हैं, उन्होंने कितना पढ़ा हुआ है कितना नहीं पढ़ा है। और कई बार क्या हम लोग को ये पता चलता है कि यार हम लोग को काफ़ी टाइम हो गया, सामने वाले ने तो इतना टाइम दिया ही नहीं है। ओके, तो वो कहीं ना कहीं जो है बायसनेस देखने को मिल जाती है। इसके बाद क्या है कि जो स्ट्रक्चर तरीके से जो है एवेल्यूशन की कमी देखने को मिलती है। और कई बार क्या होता है कि दोस्तों के साथ हम लोगों ने सोचा है कि यार चलो हम लोग एक दूसरे का एवेल्यूशन करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है। आप लोग कुछ टाइम तक तो एक दो महीना अच्छा चलता है, लेकिन फिर उसके बाद ना कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। देन क्या होता है कि जो आपका जो परफॉर्मेंस है, जो अभी कॉम्पिटिटिव क्राउड है, उसके अगेंस्ट ना आप लोग चेक नहीं कर पाते कि आखिर कैसे चेक करें कि आपका जो कॉम्पिटिटर है और इतने सारे कॉम्पिटिटर हैं वो किस तरीके से आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो आप लोग कभी चेक नहीं कर पाते हो। और सेल्फ एवेल्यूशन में क्या होता है कि ज़्यादातर जो आंसर स्टूडेंट होते हैं वो एक ही आंसर को लिखते हैं, जो कि रियल चैलेंज को रिवील नहीं करता है मेरे टाइम। जैसे कि यार देखो, एक एक आंसर लिखते हैं। मेरा कहने का मतलब है ना, यहाँ पर एक एक आंसर लिखते हैं। बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि यार डेली हम लोग एक आंसर लिखा करेंगे, दो आंसर लिखा करेंगे, बट उससे रियलिटी चेक नहीं होती है। वहाँ पर आपको ना 20 क्वेश्चन लिखना है 3 घंटे के अंदर। एटलीस्ट 10-10 क्वेश्चन तो लिखो। आपने देखा होगा यही चीज़ को चैलेंज करने के लिए, यही चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चला रहा हूँ। शाम को लाइव आपके आंसर राइटिंग करवाता हूँ। आप देखोगे कि उसमें मैंने पहले स्टार्टिंग 5-5 क्वेश्चन से करी थी और आज मैं 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। लोगों ने 7 मिनट में 15 मार्क्स के क्वेश्चन लिखे हैं कल। आप देख लेना, लाइव आंसर राइटिंग का ग्रुप का चैनल है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देखिए आप जाके। बहुत सारे लोग जो है ना उसमें आंसर राइटिंग कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे आंसर कर रहे हैं, उनके इंप्रूव हो रहे हैं पहले से। तो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाता है। आप लोग अगर 10 से स्टार्ट करो, 5 से स्टार्ट करो, धीरे धीरे 10, फिर देन 20 क्वेश्चन हो जाते हैं टाइम पे। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है तो हो जाते हैं। इसके बाद जो है टेस्ट सीरीज़ की जो थीम है और जो क्वेश्चन है वो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। तो कई बार ना क्या करता है कि ये एक फोमो क्रिएट कर देता है। और जो ऑनलाइन फ्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव चलते हैं वो स्पेसिफिक, कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि न्यूज़ वाले चलते हैं तो वो आंसर राइटिंग हम लोग कहीं ना करने लगते हैं। लेकिन जो यूपीएससी होता है ना, वो कई बार ना ब्रॉड ब्रॉड थीम पर बेसिस पे पूछता है चीज़ें। आपने देखा होगा कि यूपीएससी की डिमांड अलग होती है। दैट्स वाई मैंने जो इनिशिएटिव चलाया ना डेली आंसर राइटिंग का, वो यूपीएससी के क्वेश्चन पे ही चलाया। आप यूपीएससी के पीवाईक्यू को अटेम्प्ट करो ना, जिससे आपको यूपीएससी किस तरीके से कितना ब्रॉड पूछता है, क्या डिमांड रखता है, वो आपको पता चल सके। समझ रहे हो? आप लोग रैंडम कहीं से भी क्वेश्चन ऐसे मत उठाओ। रैंडम क्वेश्चन कब तब उठाना जब आप पीवाईक्यू कर चुके हो। पीवाईक्यू कर लोगे ना एक बार, फिर आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी क्या डिमांड करता है। फिर आप ना कौन सी टेस्ट सीरीज फेक है, किस तरीके से कैसे वेग क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, उनको पहचानने लायक हो जाओगे। ठीक है। लेकिन आखिर ये जो आंसर लिखना, अच्छे आंसर लिखना मुश्किल क्यों होता है? तो देखो, जो आंसर राइटिंग है वो ज़्यादातर क्या होता है, वो क्लासरूम प्रोग्राम में नहीं सिखाया जाता है।
बट मैं सिखाता हूँ आपको। होगा कि आपने देखा होगा कि मैं आपको शाम को जो भी आंसर राइटिंग करवाता हूँ तो उसमें पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाता हूँ कि आखिर कैसे लिखना है। क्योंकि क्या होता है कि आज के टाइम में आपने वीडियो देख देख के इतना इतना आपका माइंडसेट वैसा वीडियो ओरिएंटेड बन गया है ना कि आप लोगों ने लिखना छोड़ दिया है, सोचना छोड़ दिया है। आपको सारी चीज़ जो है परोसी परोसी मिल जाती है ना, तो आप लोग ना ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं कर पाते हो, तो वो कई बार ना एक तरीके से इशू क्रिएट कर देता है। और जो है कि स्टूडेंट ना कई बार प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। उन लोग क्या करते हैं कि मैं बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो हम आंसर राइटिंग क्यों करेंगे। बहुत सारे लोग डायलॉग बनाते हैं कि फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग की पेपुड़ी नहीं बचानी चाहिए। तो वो देखो वो पूरी हर तरीके से सही भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ कैसे आंसर राइटिंग कर सकते हो। आप लोग देखो, जैसे कि मान लो कि आपने अभी मॉर्निंग में कोई टॉपिक पढ़ा, मान लो कोई भी, जैसे मैं अभी इंटरनल सिक्योरिटी चला रहा हूँ, मैंने नक्सलिज्म आपको पढ़ाया, तो यार नक्सलिज्म आपने पढ़ा है ना अभी, तो शाम को आंसर राइटिंग कर लो उससे, क्योंकि कंटेंट तो आपके पास ऑलरेडी रेडी है ना। आंसर राइटिंग आप 1 डे से भी कर सकते हो, लेकिन 1 डे से आंसर राइटिंग कैसे? वो टॉपिक पे करो ना जो अभी ऑलरेडी पढ़े हो। ऐसा बोला जाता है, बहुत सारे लोग ना इसका हुआ बना देते हैं कि 1 डे से आंसर राइटिंग कैसे करें, 1 डे से ये है, ये बेग चीज़ है। बहुत सारे टीचर लोग भी बोल देते हैं बड़े बड़े। बट आप ये मानो कि 1 डे से आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है। मान लो मॉर्निंग में अभी आप लोगों ने लिखा है नक्सलिज्म, नक्सलिज्म से जितने भी PYQ हैं लिखो, यही होती है 1 डे से आंसर राइटिंग। उसके जितने PYQ हैं उसको सॉल्व कर लो, लिख के देख लो। हमारे स्कूल्स वगैरह में, कॉलेज वगैरह में क्या होता था कि मैम जो क्वेश्चंस लिखने के लिए बोलती थी वो पहले करवा देती थी और फिर कर देते थे आंसर राइटिंग। इसको बोलते हैं डे 1 से आंसर राइटिंग, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वो हुआ नहीं बनाना है कि डे 1 से आंसर राइटिंग ये हो जाता है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ग्रुप में ये चर्चा चलती रहती है, बड़े बड़े टीचर से कमिटमेंट लेते रहते हो कि जब तक वो कंफर्म ना कर देंगे डे 1 से आंसर राइटिंग। करो ना यार, किसने मना करा है? पहले टॉपिक को कंप्लीट कर लो और देन आंसर राइटिंग करो उसकी। और नहीं आ रहा है तो PYQ तो अटेम्प्ट करो ही एनी हाउ करके, ठीक। इसके बाद कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग पहले कंसेप्ट डेवलप कर लेते हैं, देन जो है फिर आंसर राइटिंग करेंगे, प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। मैं बता रहा हूँ लोगों के सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करते 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 ना सालों गुजर जाते हैं, देन उनको रियलाइज होता है कि यार इतने दिनों से हम लोग आंसर राइटिंग क्यों नहीं कर रहे थे। आप लोग, मैं बता रहा हूँ अभी बहुत सारे लोग जो है अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कमेंट सेक्शन में, आप लिटरली बताना कि आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था कि हम लोग पहले बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, बहुत सारे नॉलेज जो है कब गेन कर लेते हैं, देन उसके बाद आंसर राइटिंग करेंगे। देन जब आंसर राइटिंग करने बैठे तब आपको रियलाइज़ होता है कि काश मैं आंसर राइटिंग पहले स्टार्ट कर देता। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आप में से, कमेंट करके बताना मुझे। और हाँ, मैंने बहुत दिनों से आपसे मैनिफेस्टेशन करवाना छोड़ दिया है, तो आज मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग को कमेंट सेक्शन में लिखिए आई विल क्लियर UPSC, आई विल क्लियर UPSC, ऐसे कमेंट लिख दीजिए 2 बार, जिससे क्या होगा कि मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। आप बार बार अपने माइंड को जो है बताएंगे ना ये चीज़, तो क्या होता है कि धीरे धीरे वैसा ही हमारा माइंड जो है प्रोसेस करने लग जाता है। तो पहले जो है जाके जो है कमेंट सेक्शन में ये लिखिए, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। फिर क्या होता है कि प्रीलिम का फोबिया होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, तो प्रीलिम्स की तैयारी में ही साल भर लगे हुए रहते हैं और मेंस कभी रेडी कर नहीं पाते हैं। ओके, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग अच्छे आंसर नहीं लिख पाते हैं, उस पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं। और क्या होता है, बिगिनर के पास जो है वो कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होती है, करंट अफेयर का जो है वो ग्रिप अच्छे से नहीं होता है, जिसके कारण जो है वो प्रेजेंटेशन में वो ब्यूटी नहीं दिख पाती है। तो वो सारी चीज़ जो है हम लोग को एक अच्छे आंसर लिखने के लिए रोकते हैं। अब बात आती है कि भाई अच्छे मतलब मल्टीपल प्रीलिम्स देने के बाद, मेंस निकालने के बाद भी क्यों नहीं लिख पाते हैं अच्छे आंसर। देखो, आप अभी भी वही लिखते हो जैसे पहले पिछले सालों में लिखते थे। आप लोगों ने अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं किया है। अब मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों से, एस्पायरेंट से, कि आपका जो आज का आंसर है ना वो पिछले वाले आंसर से इम्प्रूव होना चाहिए। अगर वो डेली इम्प्रूव नहीं हो रहा है ना, तो फिर आप आंसर राइटिंग कर ही क्यों रहे हो भाई। आंसर राइटिंग डेली करना है तो वो इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हो। ऐसा तो बेग आंसर राइटिंग, नॉर्मल आंसर राइटिंग नाम मात्र के लिए बस करना है तो कर लिया, शेड्यूल बनाया है कि हाँ आंसर राइटिंग करना है तो कर लिया, ऐसे नहीं होता है आंसर राइटिंग यार। डेली इंप्रूव करना होता है। आज की मिस्टेक को जो है कल इंप्रूव करो, ऐसे आंसर राइटिंग करना होता है। इसके बाद वो क्वेश्चन की जो डिमांड है ना उसको उसको चेंज नहीं कर पाते, उसको डिमांड को फुलफिल करने में जो है स्ट्रगल करते हैं। और हर आंसर के लिए जो है टाइम मैनेजमेंट जो है मुश्किल होता है। इससे क्या होता है कि जो चारों पेपर है ना, कई बार वो बहुत सारे क्वेश्चन जो है अनअटेम्प्टेबल होते हैं। और इसी चीज़ को मैंने ध्यान रखने के लिए मैं आपको टाइम बाउंड मैनर में चीज़ें करवाता हूँ शाम को। आपने देखा होगा कि जिस क्वेश्चन में 7 मिनट आपको देना चाहिए, मैं 5 मिनट के अंदर करवाता हूँ। लोग लिखते भी हैं टाइम प्रेशर में, हो जाते हैं, हो जाता है, मैं बता रहा हूँ हो जाता है। लोग लिख रहे हैं, आप जाके देखो ग्रुप में, ठीक है। इसके बाद सोचते हैं कि जो आंसर राइटिंग है वो प्रीलिम के बाद प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, प्रीलिम के बाद जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। ये मिथ है भाई, ऐसा ना सोचो। इसके बाद कुछ लोग जो है टेस्ट सीरीज़ जो है
इन्फ्लेक्टेड मार्क देखकर क्या होते हैं, फॉल्स सेंस बना लेते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं जो कि एक्चुअल यूपीएससी में परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ना टेस्ट सीरीज़ के ना एकदम मार्क्स फिक्स होते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इतने देने हैं, कम से कम इतने देने हैं। तो कई बार क्या होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको पता ही नहीं चल पाती है कि आखिर जो इतने मार्क्स काटे हैं वो काटे क्यों हैं, इतने मार्क्स दिए तो दिए क्यों हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें। और आंसर राइटिंग जो है उनसे गाइडेड होते हैं जिनके पास जो है एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं होता है। चलिए, और ये तो हो गया कि हम लोग को क्यों जो है इसके बाद होते हैं, लेकिन आखिर एग्जामिनर जो है वो क्या एक्सपेक्ट करता है हमसे, वो भी तो हमको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। वो होते हैं आपके, एक तो होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, एक होते हैं ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, एक होता है कंटेक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। ये 3 तरीके के क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होते हैं, उसमें डायरेक्ट पूछा रहता है कि ये लिखा हुआ है इसके बारे में बताओ। जैसे कि ये क्वेश्चन ये आया हुआ था, इसमें क्या पूछा था कि व्हाट आर द मेथड यूज बाय द फार्मर जो है ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकर इन इंडिया एंड हाउ इफेक्टिव आर दिस मेथड। तो डायरेक्ट उसने क्या पूछ लिया है कि जो कौन सी मेथड वो यूज़ करते हैं, व्हाट आर द मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के बारे में बता दो। एक जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई अगर डाटा हो तो उसे इंट्रोडक्शन लिख दो। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, डायरेक्ट मेथड पूछा उसने। एक क्वेश्चन जैसा ही कि ये है, हाउ विल बी द मेल्टिंग ऑफ हिमालय ग्लेशियर हैव फार रीचिंग द इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया। अब हिमालय ग्लेशियर के बाद पूछ रहा है कि क्यों कैसे जो है ये मेल्ट करते हैं, एंड फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये इंडिया के वाटर रिसोर्सेज में कैसे ये इम्पैक्ट करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है। देन इसके बाद जो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। तो इसके बारे में हम लोगों ने डायरेक्ट हमको बताना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें डायरेक्ट डेफिनेशन दे देगा वो, या पूछ लेगा कि ये क्या चीज़ है। जैसे इसमें पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, ये टाइप के ना बहुत पूछता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, डिफाइन व्हाट इज़, ऐसा करके कि पूछे ना ये WH वर्ड लगाए कहाँ पर भी, तो वो क्या होता है क्वेश्चन का है मेनी टाइम ना वो डायरेक्ट होते हैं। इसके बाद ओपिनियन बेस्ड, जिसमें ये पूछा जाता है कि आप लोग एग्री हो, आपके क्या व्यूज़ वगैरह हैं, उसके क्वेश्चंस की अलग डिमांड होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो इजी होते हैं, आप लोग को मालूम है कि बस क्वेश्चन की डिमांड को हिट करना होता है। अब जैसे देखो यहाँ पर पूछा हुआ है, हाउ फार डू यू थिंक कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन एंड कन्फ्रंटेशन हैव शेप द नेचर ऑफ फेडरेशन इन इंडिया। आपने देखा होगा कि कंपटीशन और कॉपरेशन जो है आपने, ये नीति आयोग ने एक तरीके से वो अपने उसमें अनाउंस किया था, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है बार बार इसी को बोलते रहते हैं। तो ये ना एक थीम है हमारा फेडरलिज्म वगैरह, उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर पूछ रहा है कि आप क्या थिंक करते हो इसके बारे में, आपको अपना ओपिनियन बताना पड़ता है इसमें। डू यू एग्री रीजनलाइजेशन इन इंडिया, जैसे कि आपको पूछ लेगा हाउ फार डू यू थिंक एंड हाउ फार डू यू एग्री एंड डू यू एग्री एंड डू यू थिंक, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि आप लोग को ना अच्छे एग्जाम्पल से इसका वैलिडेशन करना होता है। आपके पास अगर एग्जाम्पल नहीं होंगे ना, तो यहाँ पर डू यू एग्री बोल रहा है तो आप लोग बोल दोगे यस आई एम एग्री। अगर आप यस आई एम एग्री बोल भी रहे हो तो आपके पास ना उसको उसकी डिमांड को हिट करने के लिए अपने जो यस है ना, यस आप लोगों ने लिखा हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि यार ये सही है, मैं उसके लिए ये आर्गूमेंट दे रहा हूँ और ये एग्जाम्पल है, ऐसे आप लिखोगे ना तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से डिमांड में हिट कर पाओगे। करंट कंटेक्स्ट को कई बार इस्टेब्लिश करना पड़ता है, और जो टॉपिक है ना उसके डिस्कोर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, और ये वाले जो आंसर होते हैं ना उसको अच्छे से स्ट्रक्चर करना होता है। इसके बाद आते हैं कंटेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है कि बेसिकली आपको जो डायरेक्टिव वर्ड्स है ना, डायरेक्टिव वर्ड्स उनको अंडरस्टैंड करना होता है। डायरेक्टिव वर्ड्स एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन, सेल्फ एवेल्युएट, ये सारे वर्ड जो है हम लोग को देखने होते हैं। और इसके बाद कुछ 15 मिस्टेक हैं जो स्टूडेंट करते हैं, इस पे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो डायरेक्टिव वर्ड्स नेक्स्ट वीडियो पे आने वाला है, तो इसको आप जरूर देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्टिव वर्ड्स देखेंगे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।